नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम विजन आईएएस के मंथली मैगजीन के इकोनॉमिक्स सेक्शन को कवर करने वाले हैं और ये थोड़ा सा लंबा सेशन चलेगा क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो ज़्यादा है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में जो भी 5-6 आर्टिकल्स है उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट में बचे हुए सेक्शंस को हम डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज जल्दबाजी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पाएगी, इसीलिए इसको धीरे से अच्छे से डिस्कस करने का हमने फैसला लिया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी कंसेप्ट को समझने में, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। तो चलिए शुरुआत करें। पहला जो टॉपिक है हमारा इकोनॉमी का, न्यू स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब थोड़ा सा आप यहाँ इस बात को समझे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, इस पर यूपीएससी हर साल मेंस में क्वेश्चन जरूर पूछती है और आप पीवाईक्यू को देखकर ये पता लगा सकते हैं। इसीलिए अगर न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में या फिर न्यूज़ में, मीडिया में फार्मर्स से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, उसे अच्छे से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। और यहाँ पर आप देखिए कि जो सिलेबस है आपका GS3 में, इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड ई टेक्नोलॉजी एक अपना कीवर्ड है, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग ये दूसरा सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप देखिए ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये आपका तीसरा इम्पॉर्टेंट है। और भी ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आप लिंक कर सकते हैं सिलेबस को। तो हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे इस स्कीम्स को। कैसे तोड़ेंगे? आप देखिए जो 7 मेजर स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं जो फार्मर्स के लाइफ और लाइवलीहुड को अच्छा करेंगे, उनकी जीविका को अच्छा करेंगे। तो इसमें कौन कौन से डायमेंशन पर फोकस किया गया है? एक आप देखिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इज रिलेटेड टू व्हाट? ई टेक्नोलॉजी इन द फार्मिंग सेक्टर। यस, यही तो आपको समझना है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फार्मिंग सेक्टर, तो आप इस स्कीम का नाम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा है आपका क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फिर आप देखिए एक और है स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र। तो ऐसे करके आप सिलेबस को लिंक करिए, पॉइंट को लिंक करिए, जरूर आपको अच्छे से समझ में आएगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी। हमसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं कि सर हम टॉपिक्स लिंक नहीं कर पाते हैं, कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश कर पाते हैं। तो ये प्रैक्टिस की बात है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका कार्य होने लगेगा, आप इसमें सफल होने लग जाएंगे। उसके बाद देखिए एक एनिमल रियरिंग का डायरेक्ट टॉपिक है, तो उसके लिए भी एक स्कीम है सस्टेनेबल लाइवली स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन स्कीम, जो एनिमल रियरिंग पर फोकस करता है। ओके, तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ऐसे करके पढ़िए, आपको मजा आएगा। अब चलिए हम आते हैं मेन मुद्दे पर, फार्मर्स के क्या इश्यूज हैं, ओके, उनकी जीविका को लेकर। तो थोड़ा सा हम डाटा से शुरुआत करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, अप्रोक्स 65% पॉपुलेशन, वो रूरल एरियाज में रहते हैं। और रूरल एरियाज में लाइवलीहुड का क्या सोर्स होता है? जी हाँ, या तो फार्मिंग होगा या फिर लाइव स्टॉक होगा या मिक्सचर ऑफ बोथ होगा। मेनली हम बात कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, आप यहाँ पर देखिए 47% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर फॉर द लाइवलीहुड। ओके, और एक और कंसर्न है, एवरेज मंथली इनकम ऑफ द इंडियन फार्मर्स वो 10,218 रुपये है 2018-19 के डाटा से। इसका मतलब क्या है कि भाई फार्मिंग सेक्टर में अच्छा खासा क्राइसिस हमें देखने को मिलता है, इनकम क्राइसिस है, ओवर बर्डन ऑफ द वर्कफोर्स है। ओके, इसीलिए तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लेकर आती है, डबलिंग द फार्मर्स स्कीम, इनको क्रेडिट इंसेंटिव दिया जाता है। तो इन सब से चीजें लिंक होकर आती है फूड सिक्योरिटी के नाम पर, कि अगर ये स्वस्थ रहेंगे, इनकी इनकम स्वस्थ रहेगी, तो फूड सिक्योरिटी भी हमारा देश का मजबूत रहेगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं?
तो इसलिए हमने दो डाटा बात किया और दोनों इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी कोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इश्यूज हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं फॉर इंक्रीजिंग लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स। क्या दिक्कतें आती है? एक तो टेक्निकल इश्यूज आता है, फार्मर्स टेक्नोलॉजिकली वेल एवर नहीं होते हैं, डिजिटल लिटरेसी उनके पास नहीं होती है, तो इसलिए वो आउटडेटेड और इनअप्रोप्रिएटेड टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं। साथ के साथ पैसे की कमी होती है, तो फिर वो महंगी टेक्नोलॉजी को यूज भी नहीं कर पाते, खरीद भी नहीं कर पाते। जैसे आप देखते हैं हार्वेस्टर्स आता है, कंबाइन हार्वेस्टर्स, तो उन सब के जो प्राइसेस होते हैं महंगे होते हैं, इसलिए फार्मर्स उसे खरीद नहीं पाते हैं। और यहाँ पर देखिए एक डाटा के अनुसार ओनली 47% ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर मैकेनाइज्ड, मतलब जो आपके 53% जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होते हैं वो तो लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, और लेबर इंटेंसिव में समय जाता है, प्रोडक्टिविटी उतनी बन नहीं पाती है। वहीं अगर मशीन रहता तो कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी, हार्वेस्टिंग हो सकता था। समझ में आ रहा है आपको? और ब्राजील में आप देखिए 75% है ये, भारत में सिर्फ 47%, तो आप इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी इशू आती है टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में इन द फार्मिंग, और यहाँ पर गवर्नमेंट भी खर्च बहुत कम करती है। देखिए इंडिया स्पेंड्स ओनली 0.4% ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जबकि चाइना, ब्राजील इन सब में ज्यादा खर्च होता है। दूसरा इश्यू है आपका एग्रीकल्चरल क्रेडिट, आसानी से इन्हें लोन नहीं मिल पाते हैं, और टेनेंट फार्मर्स के साथ तो समस्याएं और ज्यादा होती है, क्योंकि इनके पास तो कोई जमीन होती नहीं है, दूसरे के फार्म लैंड पर ये कल्टीवेट करते हैं, तो इन्हें लोन लेने में और दिक्कत आ जाती है। उसके बाद देखिए इश्यूज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, की एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज कर देते हैं, वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है मैदानों में ड्राउट के समय, और कभी कभी तो भाई पेस्ट डिजीज, पेस्ट अटैक ज्यादा हो जाता है, कैसे हैंडल करना है इन्हें पता भी नहीं चल पाता। सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यू होती है, मतलब रिमोट इलाके में भले ही पैदावार हो गई लेकिन उसको मार्केट तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं है, ठीक है, और इसके कारण डिस्ट्रेस्ड सेलिंग कर पाते हैं फार्मर्स। डिस्ट्रेस्ड सेलिंग यानी कि स्ट्रेस में रह के सेलिंग करना, स्ट्रेस में रहकर मतलब ये हो गया कि भाई अब पता है कि हमें पैदावार के प्रोडक्ट की ज्यादा प्राइस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए हैं, तो धीरे धीरे क्वालिटी कम होने लग जाती है, तो इसलिए उनके प्राइस भी गिर जाते हैं, कम प्राइस में उनको बेचना पड़ता है, इसी को हम डिस्ट्रेस्ड सेलिंग भी कहते हैं। साथ के साथ एक्सपोर्ट्स को भी लेकर बैरियर्स हैं, क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हो जाती है, जो भी डेवलप्ड नेशन है वो बोलते हैं कि भाई हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए, साथ के साथ वो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स प्रोटोकॉल लगा देते हैं ताकि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उनके देश में ना आ सके या कम मात्रा में आए। उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी एक बड़ा चैलेंज है हमारे देश में, जो भी मेजर क्रॉप्स हैं भले ही प्रोडक्शन ज़्यादा होता हो लेकिन प्रोडक्टिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू द चाइना, ब्राज़ील। ओके, क्यों प्रोडक्टिविटी कम हो पाती है? बिकॉज ऑफ द फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, मोस्टली मार्जिनल एंड स्मॉल होल्डर्स हैं फार्मर्स हमारे देश में, पुअर इरिगेशन सुविधा, सॉइल डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज। उसके बाद क्वालिटी इनपुट्स नहीं मिल पाती है, चाहे सीड्स हो चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो। उसके बाद बीच बीच में डिजास्टर टपक जाता है, आप देखिए अगर कोस्टल फार्मर्स है तो उनको साइक्लोन फेस करना पड़ता है, स्टॉर्म सर्जिस फेस करनी पड़ती है, और अगर नॉर्थ इंडियन में लोग रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं, तो वहाँ पर भारी भरकम बाढ़ आ जाती है। अभी आपने देखा भी होगा महाराष्ट्र में, असम में, यूपी में पूरा एरिया फ्लड से बह गया, तो जो खेत है उनकी पैदावार है भले ही हो गई हो लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में तो दिक्कत आ गई होगी, तो ऐसे चीजें आप समझिए। उसके बाद अन्य इश्यू की बात करें तो देखिए इरेटिक क्लाइमेट है, लो प्राइस रियलाइजेशन, मतलब हार्वेस्ट किया और उसको मार्केट तक लेके गया तो भले ही रिटेल लेवल पर प्राइसेस ज्यादा है, आप देखें कि सब्जियों के दाम अर्बन एरियाज में ज्यादा है, लेकिन वहीं आप फार्मर से पूछिएगा कि भाई आपने कितने में बेचा, तो उसका 1/4 प्राइस कभी कभी हो जाता है उन्होंने बेचा होगा। तो ये जो न्यू स्कीम से कैसे मदद करेगा टू इम्प्रूव द फार्मर्स लाइव एंड लाइवलीहुड,
तो एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी का फायदा फार्मर्स को ये पहुंचाएगा स्कीम। जैसे अभी हमने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात की, तो इसके माध्यम से जो क्रॉप का लॉस है वो कम किया जा सकता है प्रिसीजन फार्मिंग के मदद से। और डिजिटल लैंड मैपिंग किया जाएगा। और डिजिटल लैंड मैपिंग में होगा क्या कि सुटेबल लैंड फॉर कल्टीवेशन उसको आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि भाई बेस्ट सॉइल कौन सा है, वहां पर कौन से क्रॉप्स कल्टीवेट किए जा सकते हैं। तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग हो सकता है फार्मर्स के द्वारा। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट मॉडलिंग से भी फार्मर्स को मदद मिलती है, कब रेनफॉल आएगा, कितना रेनफॉल हो सकता है, क्या बाढ़ तो नहीं आ जाएगा, पूरा जानकारी मिलेगा। ओके। उसके बाद देखिए क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, तो इस पर पूरा रिसर्च चलता है। हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज बनाने का कोशिश चल रहा है। डिजीज रेसिस्टेंस, क्लाइमेट रेसिस्टेंस क्रॉप्स बनाने पर पूरा प्रयास चल रहा है। और बायो फोर्टिफिकेशन तो चलता ही है। बायो फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, थोड़ा सा आप सोचिए भाई, क्रॉप्स में ही हम डिजायर्ड न्यूट्रिएंट्स डाल देने का कोशिश करते हैं वाया जीन एडिटिंग, ओके, या फिर टिश्यू कल्चर, जो भी है कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इससे हमारा जो ह्यूमंस में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको एड्रेस किया जा सकता है। एक तो होता है फोर्टिफिकेशन जिसको हम आर्टिफिशियली इंसर्ट करते हैं राइस में, है ना। एक है बायो फोर्टिफिकेशन, तो इसको हम क्रॉप्स में ही वेरियस जीन एडिटिंग के माध्यम से करने का कोशिश करते हैं ताकि पौधे में ही वो डिजायर्ड न्यूट्रिएंट्स पैदा होने लगे जो ह्यूमंस को जरूरत है। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड आउटरीच, इसमें फार्मर्स के लिए जो किसान की इंफॉर्मेशन है, क्रॉप्स की इंफॉर्मेशन है, डिजीज की इंफॉर्मेशन है, वो फार्मर्स के बीच बढ़ाए जाएंगे। ओके। और उसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा बेस्ड ऑन द डाटा गैदरिंग। साथ के साथ कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत किए जाएंगे। और कृषि विज्ञान केंद्र में होता क्या है कि भाई एग्रीकल्चर क्रॉप्स रिलेटेड रिसर्च होते हैं फॉर हाई क्वालिटी सीड्स एज वेल एज हाई क्वालिटी लाइव स्टॉक, चाहे गायें हो गई जो दुग्ध प्रोड्यूशन करते हैं, दूध का प्रोडक्शन करते हैं वैसे। उसके बाद देखिए स्पेशल फोकस उन सब सेक्टर्स, क्योंकि फार्मिंग सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ क्रॉप्स नहीं है, उसके साथ साथ हम लाइव स्टॉक को भी जोड़ सकते हैं जो फार्मर्स के लिए एडिशनल इनकम का भी काम करेगा। ओके। हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स पर भी फोकस कर सकते हैं, तो इससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी, लाइवलीहुड में भी सुधार होगा। और उसके लिए आप देखिए सस्टेनेबल लाइवली स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, ये योजना भी हमने डिस्कस भी किया, जो डेयरी प्रोडक्शन दुग्ध प्रोडक्शन को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का बात कर रहा है। अब बात करते हैं कि अन्य क्या स्ट्रक्चरल मेजर्स जो लिए जा सकते हैं। और ये कमिटी का नाम आप अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि अगर आप कोई कमिटी के हेड का नाम देते हैं और उसके रिकमेंडेशंस लिखते हैं तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपके मार्क्स उठेंगे। तो एक तो है आपका कि जो अशोक दलवाई कमिटी है, ये नाम याद रखना है, ये मैंने आपको बताया। इन्होंने क्या सजेशन दिया, इस कमिटी ने क्या सजेशन दिया कि जो फार्म ऑनर्स है ना उनको कल्टीवेटर्स से शिफ्ट करके फार्म मैनेजर्स बना दीजिए। मतलब अभी आप देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो सब कुछ काम करते हैं, पेस्ट छींटना हो, सीड रोपना हो, हार्वेस्ट करना हो, एक ही व्यक्ति ना जाने कितना कितना काम। तो भाई उनको इनोवेशन रिसर्च पर अच्छे टेक्नोलॉजी सीखने का समय कहाँ है। जैसे मान के चलिए कि आपके पिताश्री हैं और वो काफी ज्यादा वर्क लोड है उनके ऊपर, दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, तो उनको कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर आपको बोला जाए टेक्नोलॉजी सीखने का तो आप सीख जाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा समय है और आप थोड़ा सा क्रिएटिव बनना चाहते हैं। लेकिन यही फार्मर्स के ऊपर लागू नहीं होता है ना। तो इसीलिए ये जरूरी है कि फार्मर्स को शिफ्ट किया जाए फ्रॉम कल्टीवेटर टू फार्म मैनेजर्स, ताकि जो भी वर्क है, जैसे सीड रोपना है तो दूसरे को कार्य दे दिया, पेस्ट करना है दूसरे को कार्य दे दिया। हालांकि इसके अपने चैलेंजेस हैं कि भाई पैसे भी तो खर्च होंगे जिसको हम आउटसोर्स करेंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट अपना कुछ उपाय निकाले, ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन हाँ, फार्मर्स को समय बचेगा, तो जो समय बचेगा उसके माध्यम से वो दूसरा कार्य भी कर सकते हैं, कुछ हायर इनकम सोर्स वाला कार्य कर सकते हैं, है कि नहीं है। उसके बाद दिखाइए रीडिफाइनिंग मैंडेट ऑफ एग्रीकल्चर। जो अभी हम एग्रीकल्चर पर फोकस करते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर फोकस करते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे हमारे देश में
इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रहे हैं, तो इनकी भी जरूरत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल की पड़ सकती है ना। तो हम फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से परे होके हम इन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज के लिए भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो फार्मर्स को और ज़्यादा अच्छा इनकम प्रोवाइड करेगा। उसके बाद देखिए सेकेंडरी एग्रीकल्चर हम अडॉप्ट कर सकते हैं। वही बात हो गई कि हमने एक तो प्रोडक्ट क्रॉप उपजाया, अब भाई उसका हम वैल्यू एडिशन करके हम उससे हायर इनकम पा सकते हैं, तो ये होता है आपका सेकेंडरी एग्रीकल्चर। उसके बाद देखिए फॉग टू फार्म अप्रोच हमें अपनाना पड़ेगा। फॉग टू फार्म अप्रोच आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड है और आप मेंस में यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आप समझिए कि आपका ये लोकल एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर आप क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं, तो भाई यहाँ जो क्रॉप पैदावार हुआ उसको हम क्यों ना लोकल एरियाज में ही कंज्यूम करवा दें। तो इससे क्या होगा कि जो हम दूर दराज इलाके में क्रॉप्स को भेजते थे, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता था, उसके साथ साथ भाई ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होते थे। तो अगर हम इन सब क्रॉप्स को लोकलाइज्ड एरिया में ही कंज्यूम करवा दे, तो यहाँ की लोकल इकोनॉमी को भी काफी मजबूती मिलेगी, है कि नहीं है। तो इसी को हम फॉग टू फार्म अप्रोच कहते हैं। ओके, उसके बाद वेराइटी रिप्लेसमेंट रेशियो को बढ़ा दे, जो ओल्ड वेराइटी जो सीड है उसको रिप्लेस करके नए और हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स, ताकि इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन हो। वाटर मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए थ्रू माइक्रो इरिगेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। एंड जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे जो अभी हम मेजर सीरियल्स उगाते हैं पैडी एंड व्हीट, उसको हम न्यूट्री सीरियल्स की तरफ चला जाए। न्यूट्रिशन बेस्ड सीरियल जैसे आपका वो जो मिलेट्स है उसको हम कल्टीवेशन को प्रमोट कर सकते हैं। फॉरम फूड ओनली फूड ग्रेन्स टू फ्रूट्स वेजिटेबल्स, यही सब बातें हैं इसमें। फिर देखिए फ्रॉम फील्ड क्रॉप्स ओनली टू हॉर्टिकल्चर, डेयरी, लाइव स्टॉक, फिशरी, इन सब में हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो फार्मर्स के इनकम और लाइवलीहुड को सुधारने का एक तरीका है कि टेक्नोलॉजी हम इंटीग्रेट कर दे, एक है भाई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर कर दे, और साथ के साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वो हम इम्प्रूव कर दे, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी वाले क्रॉप्स, प्रोडक्टिव क्रॉप्स ला सके, दैट विल इम्प्रूव द फार्मर्स लाइवलीहुड। और फार्मर्स की अगर लाइवलीहुड इम्प्रूव होती है तो आप ऐसा समझिए कि 47% ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ द रूरल एरियाज, उनकी लाइवलीहुड में सुधार आएगी। तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो विज्ञान और किसान और जवान, ये सब के ऊपर ध्यान दिया जाए तो हमारा देश काफी आगे बढ़ सकता है। तो ये हमने देखा। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। जो दूसरा आर्टिकल है या जो तीसरा आर्टिकल हम देखेंगे, ये बेसिकली जो अभी हमने स्कीम्स देखा है उसी का एक्सटेंशन है, इसी के स्कीम्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, यहाँ पर आपका सिलेबस ई टेक्नोलॉजी फॉर द एड ऑफ द फार्मर्स, वहां से आप इसे लिंक कर सकते हैं, और काफी मजेदार टॉपिक है, आपको आनंद भी आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च किया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा, ये आपका कंटेक्स्ट है। क्या है ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन? तो आप समझिए कि ये अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंतर्गत बहुत सारे सब स्कीम्स आ जाते हैं, इसीलिए इसको अम्ब्रेला स्कीम कहा गया है। एंड इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फार्मर्स लाइव एंड लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक काफी अच्छा सोर्स हो सकता है फार्मर्स के इनकम को, प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने का। बस जरूरत है कि हम टेक्नोलॉजी में रेगुलर इनोवेशन करते रहे। जैसे आज आप देखते हैं ना, वेदर फोरकास्टिंग फॉर द फार्मर्स, किसानों के लिए नए नए रेडियो चैनल्स, एप्स लाए जा रहे हैं। फोटो खींचकर आप क्रॉप्स के डिजीज के बारे में पता लगा सकते हैं, कैसे ट्रीट करना है वो पता लगा सकते हैं। तो ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी का ही तो इंटीग्रेशन है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छा हमारा एग्रीकल्चर बन सकता है, हमारा ये सेक्टर बन सकता है, अगर हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करवाना सीख जाते हैं तो फार्मर्स के बीच। इसमें दो फाउंडेशनल पिलर्स हैं, मतलब ये दो पिलर्स पर ये आधारित है स्कीम। पहला है आपका एग्री स्टैक, इसको किसान की पहचान भी कहते हैं। इसमें आप ऐसा समझिए कि फार्मर्स रजिस्ट्री, यानी कि फार्मर्स
का लिए एक आईडी क्रिएट किए जाएंगे, उसमें फार्मर्स की डिटेल होंगी सिमिलर टू द आधार, कि भाई ये आईडी हमने डाला तो उस फार्मर से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। और साथ के साथ इसमें अनदर कंपोनेंट है जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप, यानी कि जो फार्मर्स के लैंड है उनको भी जियो टैग्ड किया जाएगा कि हाँ भाई ये हमने आईडी डाला तो पता चला ये फार्मर्स का एरिया है और इस लैंड की क्या क्वालिटी है, ठीक है, क्या सॉइल हेल्थ है, किस टाइप का क्रॉप्स फार्मर्स उगाते हैं, ये सब कुछ पता चल जाएगा। फार्म रिलेटेड डाटा, चाहे लैंड रिकॉर्ड्स हो, डेमोग्राफिक हो, फैमिली डिटेल्स हो, उसके बाद क्रॉप सोन रजिस्ट्री, ये सब भी पता चल जाएगा कि भाई कौन से क्रॉप्स इच सेशन में शो किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा वाया डिजिटल क्रॉप सर्वे। तो आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो क्या आपको ये इनिशिएटिव इंटरेस्टिंग लग रहा है? लाइक ठोकिए जल्दी से और हमारे मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी कम फीस है, 31 रुपये। आप तो वैसे ही खर्च कर देते होंगे, तो आप हमारे इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं बेझिझक। ओके, फिर है आपका सॉइल प्रोफाइलिंग। सॉइल प्रोफाइलिंग मतलब सॉइल के पूरे प्रोफाइल को अंडरस्टैंड किया जाएगा बेस्ड ऑन डाटा एनालिसिस। ओके, उसके बाद क्या कुछ की टारगेट्स हैं इस मिशन के अंतर्गत? तो डिजिटल आइडेंटिटीज क्रिएट करने हैं फार्मर्स के, लगभग 11 करोड़ फार्मर्स के 3 सालों में, ये ध्यान रखना है। साथ के साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे कंडक्ट किए जाएंगे सारे डिस्ट्रिक्ट में इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। मैंने 2024-25 का नहीं लिया क्योंकि आपको उतना ज़्यादा डाटा पर दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कोई फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं। अच्छा, मैंने दूसरा कंपोनेंट पढ़ाना आपको भूल गया। दूसरा कंपोनेंट है आपका कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या है कि जैसे हमारे देश में वेरियस सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, है ना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो पार्टिकुलर एरिया को सेंस करता है, उसका डाटा एनालिसिस करता है। तो इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके हम डाटा गैदर करेंगे क्रॉप्स के ऊपर, सॉइल्स के ऊपर, वेदर उस रीजन का, एज वेल एज वाटर रिसोर्सेज क्या स्टेटस है उस पार्टिकुलर रीजन में। तो फार्मर्स को पता चल जाएगा कि भाई आपके एरिया में, आपके एग्रीकल्चर लैंड में ये प्लस है, ये माइनस है, कमी है या फिर अच्छे हैं। उस हिसाब से फिर हम उस लैंड को यूज कर सकते हैं। फर्टाइल लैंड होगा तो अच्छा पैदावार होगा, तो हम अच्छा इनकम भी पा सकते हैं। तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे प्रोसेस काम करता है। जियो स्पेशियल डाटा या वेदर या सैटेलाइट डाटा हमने कलेक्ट किया पार्टिकुलर लैंड का, हमें पता चल गया कि भाई वो लैंड ड्राउट प्रोन है या फिर फ्लड प्रोन है, तो हम उस हिसाब से उनको मॉनिटरिंग करेंगे। वहां से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि भाई ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी स्टेटस क्या है। अगर डेफिसिट है वहाँ पर इरिगेशन सुविधाएं लगा सकते हैं, अगर सरप्लस है तो कोई जरूरी नहीं है वहां पर पैसा खर्च करना, है ना। और देखेंगे कि भाई अगर रिस्क ज्यादा है क्रॉप्स कल्टीवेशन में, तो उस हिसाब से हम अपने इंश्योरेंस को भी ट्विंच कर सकते हैं, ट्विक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट होगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का। वैसे डिजिटल एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? नाम से ही क्लियर है। मतलब ये आप मत समझ जाइएगा कि डिजिटल एग्रीकल्चर का मतलब ये हुआ कि वर्चुअल वर्ल्ड में खेती करना, ये बिल्कुल नहीं। यूपीएससी टर्म्स पर भी खेलती है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है आप लोग। तो डिजिटल एग्रीकल्चर का मतलब वही हुआ कि टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मर्स के द्वारा या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में फॉर इम्प्रूविंग द फार्म एक्टिविटी मैनेजमेंट, कि भाई पानी देना है, इरिगेशन करना है तो कितना इरिगेशन दे, फर्टिलाइजर कितना दे, ये सब हमें प्रॉपर साइंटिफिक डाटा एनालिसिस के आधार पर पता चल जाएगा। तो फार्मर्स जो है बेफजूल के एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा या ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर नहीं करेंगे। तो इससे फार्मर्स भी कम रिसोर्सेस में अच्छा पैदावार कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट कम होगा। उसके बाद स्मार्ट फार्मिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इन सब पर ये आधारित है डिजिटल एग्रीकल्चर। बस आपको यही सब ध्यान रखना है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, स्मार्ट फार्मिंग। ओके, प्रिसीजन एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसे आप समझिए। इसमें क्या होता है कि हम भाई पार्टिकुलर लैंड को पकड़े और फिर वहाँ की सॉइल की क्वालिटी, है ना, वाटर अवेलेबिलिटी, सबको हमने एनालिसिस किया डाटा निकाल के, और ये सब सैटेलाइट के आधार पर होता है या ड्रोन के आधार पर भी कर सकते हैं। और जब हमें पता चल गया कि भाई इस लैंड पर ये खेती
इस क्रॉप की खेती हम कर सकते हैं, या फिर इतने वाटर की जरूरत है, इतने पेस्टिसाइड की जरूरत है, तो फिर हम उतना ही देंगे। ओवर यूज करने से क्या फायदा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने से क्या फायदा, यही होता है प्रिसीजन। और इसमें आपका टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण रोल होता है। हाई टेक्नोलॉजी सेंसर्स लगाए जाते हैं। स्मार्ट फार्मिंग का भी वही मतलब हुआ, लगभग सिमिलर की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं विद सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स क्या है डिजिटल टेक्नोलॉजी के फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये तो याद रखना है आपको। जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल हम करते हैं, जो पेस्ट या लोकस्ट है, लोकस्ट मतलब जो आपके कीड़े मकोड़े हो गए जो कभी कभी अचानक से पेनिट्रेट कर जाते हैं फील्ड में, तो उसके माध्यम से हम उन्हें किल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यूटिक्स ग्रीन सेंस, इसमें क्या है कि ऑफ ग्रिड रिमोट मॉनिटरिंग किया जाता है फार्म फील्ड का फॉर द डिजीज पेस्ट एंड इरिगेशन मैनेजमेंट। ऑफ ग्रिड रिमोट मॉनिटरिंग का मतलब ये हुआ कि लैंड इधर है तो पता चला फार्मर्स अपने घर में बैठ के पूरा मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं, चाहे उसमें ड्रोन कैमरा हो, ठीक है, चाहे रियल टाइम डाटा सेटेलाइट के माध्यम से फार्मर्स को प्रोवाइड की जा रही हो। बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसके डिटेल में नहीं जाना है, बस हमने कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ा दिया ताकि आप समझ जाएं कि चीजें क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का, तो सिंपल आपको अच्छे से कीवर्ड याद रखना है। एक तो ये कि फार्मर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकेंगे, इनके पास रियल टाइम डाटा होगा, एक्यूरेट डाटा होगा, साइंटिफिक डाटा होगा, तो इसके माध्यम से वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड, उस हिसाब से वो क्रॉपिंग कर सकते हैं, तो इससे उन्हें ही फायदा होगा। उसके बाद एक्यूरेट डाटा मिलेगा क्रॉप एरिया एंड यील्ड को लेकर, तो इससे इफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी इनहेंस होगी, गवर्नमेंट स्कीम्स और अच्छे किए जा सकते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे किए जा सकते हैं। उसके बाद प्रिवेंटिंग एंड मिटिगेटिंग लॉसेस, जैसे क्रॉप मैप जनरेशन एंड मॉनिटरिंग, तो इससे बेटर डिजास्टर रिस्पॉन्स होगा और इंश्योरेंस स्कीम उसी तरीके से लॉन्च की जा सकती है, क्लेम किया जा सकता है। उसके बाद आप देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकता है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ओके, उसके बाद सर्विस डिलीवरी फॉर फार्मर्स वो भी इम्प्रूव होगी, जैसे बेहतर तरीके वाला गवर्नमेंट स्कीम्स फार्मर्स तक पहुंचेगा, जिनको क्रॉप लॉन्स की ज़्यादा ज़रूरत है उनको एसेसिबल हो पाएगा, रियल टाइम एडवाइजरी जारी हो सकेंगी, भाई साहब अब ये खतरा आ रहा है, अलर्ट हो जाए, ये करे वो करे, कुछ एडवाइजरीज भी जारी कर दी जाएंगी। ओके, उसके बाद देखिए ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू चेन्स एंड टेलर्ड एडवाइजरी सर्विसेज, ये सब है। लेकिन चैलेंजेज क्या है, चैलेंजेस तो एक सबसे बड़ा है हमारे देश के फार्मिंग सेक्टर के लिए फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, और ये ध्यान रखना ये कुछ कॉमन चैलेंजेज हैं जो आप फार्मिंग सेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप बेझिझक इसको अन्य सब टॉपिक्स ऑफ द फार्मिंग सेक्टर में यूज कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, अभी देखिए एवरेज लैंड होल्डिंग जो इंडिया में है पर फार्मर्स के पास 1.08 हेक्टेयर है, बहुत ही कम। तो टेक्नोलॉजी बड़े लैंड ए पर अच्छे से ऑपरेट करेगा, लेकिन यहाँ पर लैंड ही छोटा है। इनिशियल कॉस्ट फॉर दीज टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा हो सकता है, तो फार्मर्स इसे पे करने में झिझक सकते हैं। उसके बाद सफिशिएंट रिसर्च की भी कमी है, क्योंकि भाई क्या इम्पैक्ट होगा, डाटा जो गैदर हुए जाएंगे वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, इस पर कोई अभी साइंटिफिक एविडेंस नहीं दिखता है। उसके बाद इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो पता चला कि फार्मर्स उन एक्सपर्ट्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन एक्सपर्ट्स इंटरनेट पर डिपेंडेंट है और इंटरनेट कनेक्टिविटी फार्मर्स के पास पहुंच ही नहीं रही है, तो बस मुसीबत के समय में इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रहा है, तो ऐसे में फार्मर क्राइसिस में आ सकते हैं, ट्रस्ट बिगड़ सकता है उनका। उसके बाद लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, ये तो है ही। उसके बाद लैंग्वेज बैरियर्स भी, बहुत सारे ऐप्स पोर्टल जो लॉन्च किए जाते हैं या तो इंग्लिश या तो हिंदी में होते हैं, तो जो रीजनल लैंग्वेजेज है उसमें उपलब्ध नहीं होता है, तो जो फार्मर जो रीजनल लैंग्वेज जानते हैं समझते हैं वो उन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं फॉर प्रमोटिंग द डिजिटल एग्रीकल्चर, तो इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, मार्केट बेस्ड इंसेंटिव्स लाइक ई नैम है, एज मार्केट है, उसके बाद
ड्रोन फॉर लैंड मैपिंग, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप स्वामित्व स्कीम का भी नाम आपने सुना होगा, है ना। ड्रोन के माध्यम से लैंड सर्वे किया जा रहा है, लैंड रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं। फिर नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें एग्रीकल्चर को एक प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में दर्जा दिया गया है। ओके, तो इसका मतलब एग्रीकल्चर में एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा और उसके पोटेंशियल्स को तलाशा जा रहा है। तो वही बात है कि भाई डिजिटल एग्रीकल्चर के बेनिफिट्स अगर रीप करने हैं आपको, तो एक तो ये है कि जो टेक्नोलॉजी आपका वो अफोर्डेबल होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, कनेक्टिविटी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक लोकेशन पर इंटरनेट पहुंच रहा है दूसरे लोकेशन पर पहुंचे नहीं। टाइमली ग्रीवेंस रेड्रेसल होना चाहिए। R&D पर तो अच्छे से फोकस करिए और अप्रोप्रिएट पॉलिसी सपोर्ट स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स को पहुंचे, ताकि फार्मर्स इन्हें अडॉप्ट करें और हमारा फार्मिंग सेक्टर रिवाइटलाइज हो सके। और एक रिलेटेड न्यूज है, आप देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर, इन्होंने कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया। इसके बारे में तो मैंने डिस्कस कर ही दिया है। ये एक जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्रॉप के कंडीशंस को, है ना। पार्टिकुलर एरिया है, वहां पर क्रॉप उगे हैं, तो क्रॉप की क्या स्टेटस है, सही है, कोई डिजीज है, वेदर पोटेंस क्या है उस लोकेशन की, वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या है, सॉइल हेल्थ क्या है, ये सब मॉनिटरिंग किया जा सकता है। इससे ये अच्छा पॉइंट है, इसे आप मेंस में यूज कर सकते हैं। कैसे किया जा रहा है? सैटेलाइट के माध्यम से रीसेट 1A है, उसके बाद वेदास सैटेलाइट सिस्टम है। ओके, उसके बाद देखिए रिमोट सेंसिंग एंड इमेजरी। हाँ, ये आपका जो टॉपिक है ना, एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रिमोट सेंसिंग एंड इमेजेस के माध्यम से हम डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर प्रिसीजन फार्मिंग, ये सब है। उसके बाद ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम फॉर लाइव स्टॉक ट्रैकिंग। उसके बाद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डाटा डिसेमिनेशन टू द फार्मर्स, वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब है कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। उम्मीद करते हैं ये दूसरा आर्टिकल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छे से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। और अब क्वेश्चन जरूर PYQ का उठा के देखिए, और अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो देखिए कहीं कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया। अगर पूछा गया है तो फिर उसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलते हैं हम तीसरे आर्टिकल की तरफ, लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडिया। अब देखिए, जो लाइव स्टॉक है, जैसे इसमें भैंस आ जाते हैं, गायें आ जाती हैं, बकरियां आ जाती हैं, ये सब आपके लाइव स्टॉक के पार्ट है। और हमारे रूरल एरियाज में आपको पता होगा कि फार्मिंग तो की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ लाइव स्टॉक भी की जाती है। ओके, किस लिए? एक तो मीट के लिए होता है, एक तो हो गया आपका दूध के लिए, एक हो गया डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, दूध उसी में आ जाता है। तो विभिन्न यूजेज हैं। उसके साथ साथ लाइव स्टॉक का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के मैन्योर्स के लिए यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है लाइव स्टॉक सेक्टर का। ओके, तो भाई इसको प्रमोट करना है, क्योंकि इससे हमारी GDP सब कुछ लिंक्ड है, हमारी इकोनॉमी लिंक्ड है, और लाइव स्टॉक की संख्या भी अच्छी खासी है। लेकिन जो भी समस्याएं लाइव स्टॉक सेक्टर से रिलेटेड है, चाहे डिजीज का समस्या हो, चाहे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स वेटरनर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उन सबको ठीक करना पड़ेगा। इसलिए ये सब स्कीम्स लाया गया है। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जो सस्टेनेबल लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन स्कीम है, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। और इस स्कीम में क्या क्या फोकस होगा, देखिए, एनिमल के हेल्थ मैनेजमेंट पर एंड वेटरनरी एजुकेशन पर। उसके बाद डेयरी प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द लाइव स्टॉक। उसके बाद एनिमल जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट और एनिमल न्यूट्रिशन एंड स्मॉल रुमिनेंट प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें सस्टेनेबल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, अब ये कीवर्ड है, ये आप यूज करेंगे अपने मेंस एंड राइटिंग में, सस्टेनेबल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है, कि भाई हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये एक प्रकार का लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रैक्टिस है, जिसमें हम अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं बाय रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड, लेकिन जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं उसको हम मिनिमाइज करके, सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि भाई हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो निगेटिव इम्पैक्ट होगा उसको मिनिमाइज कर दे, यही हो गया सस्टेनेबल। क्या कुछ और एग्जांपल्स आप हमें सस्टेनेबल का दे सकते हैं क्या? जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ये सस्टेनेबल एनर्जी है।
कि हम आगे भविष्य में यूज करेंगे एनवायरमेंट को उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉसिल फ्यूल अनसस्टेनेबल है, कोल अनसस्टेनेबल है। ओके, तो ये ध्यान रखना है और ऐसे करके आपको इंटरलिंक करना है। तो ये हमने देखा। अब पूरा मुद्दा जानने से पहले जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और आपको ये ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखता है लाइव स्टॉक का, और बफेलो मीट के नंबर 1 पर आता है, और गोट के मीट पर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस है लाइव स्टॉक सेक्टर का? एक तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इनका रहता है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर आप देखेंगे कि जो हमारा टोटल ग्रोस वैल्यू एडिशन हुआ है 2021-22 में, तो 5.73% ये आपका लाइव स्टॉक सेक्टर से आया है। हमने इस डाटा को नहीं हाईलाइट किया क्योंकि लंबा चौड़ा हो जाएगा, कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए आप शॉर्ट एंड क्रिस्पी डाटा को याद रखें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद करता है, और आप देखिए कि लगभग 70% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया, उनका वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम वो आपका लाइव स्टॉक सेक्टर है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फार्मिंग नहीं करते, फार्मिंग तो करते ही हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो फार्मिंग करते हैं, उसके साथ साथ लाइव स्टॉक करते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा ना पिछले आर्टिकल में फार्मर्स कितना कम कमाते हैं, मंथली इनकम क्या है 10,000 के अप्रॉक्स है। तो भाई 10,000 से क्या होगा, इसलिए ये गाय भैंस रखती हैं दूध के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, दही बेचते हैं, ताकि इनकी इनकम और ज़्यादा मजबूत हो। उसके बाद देखिए इंटरलिंकेजेज विद द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो इनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं लाइव स्टॉक्स के, उसको हम मैन्यूअर्स के रूप में यूज करते हैं, फॉडर्स फॉर एनिमल्स उसके लिए भी यूज करते हैं। उसके बाद देखिए फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए भी लाइव स्टॉक सेक्टर हमारा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम न्यूट्रिशन में काफ़ी ज़्यादा इश्यू फेस करते हैं, है ना, क्योंकि हम फूड सिक्योरिटी तो अटेंड किए हुए हैं, फूड प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, लेकिन जब बात करते हैं न्यूट्रिशनल अटेनमेंट उसमें हम पीछे हैं। और ये जो लाइव स्टॉक्स के प्रोडक्ट हैं वो न्यूट्रिशन प्रदान करने में एक अहम भूमिका रखते हैं। जैसे भारत मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, लगभग 23% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन तो भारत की तरफ से ही कंट्रीब्यूट होता है। तो मीट है, एग्स है, ये सब इंसेंशियल प्रोटीन्स रिच होते हैं, और इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो इश्यू क्या फेस करते हैं लाइव स्टॉक सेक्टर भारत में? एक तो ये है कि हेल्थ एंड वेटरनरी इश्यूज, जिसमें आपका जो लाइव स्टॉक से उनको बीमारी पकड़ ली जाती है, जैसे फूट एंड माउथ डिजीजेज, ब्रुसेलोसिस, जिनके कारण इनके आउटपुट में कमी आती है, दूध के आउटपुट में कमी आती है, और कभी कभी ये जो बीमारी है ये ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो सकती है, जूनोटिक डिजीज होता है ये सब। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया जाता है, कोविड-19 देखा आपने, इबोला आपने देखा। उसके बाद इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो वेटरनरी डॉक्टर्स है उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है, जो आपके वेटरनरी कॉलेजेज है इसकी भी संख्या कम है, तो रिसर्च इन द लाइव स्टॉक सेक्टर बहुत ही कम होता है। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बढ़ती जा रही है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का मतलब यही हुआ कि भाई इनको दवा दो तो दवा का असर नहीं पड़ेगा, अगर ये बीमार हो गए और इनको ट्रीट करने के लिए दवा दे रहे हैं, दवा असर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया या वायरस है इनके शरीर में रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया है, अब वो दवा उसके लिए काम नहीं करेगी। और आप देखिए इंडिया रैंक 4th इन एंटीबायोटिक्स यूज इन एनिमल्स, इसलिए भी जो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो रहा है। फिर इकोनॉमिक इश्यू में ये है कि भाई प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। उसके बाद आप देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा, ये सेक्टर हाफ ऑफ द टोटल मीट प्रोडक्शन अप्रोक्स 50% वो अनरजिस्टर्ड स्लाउटर हाउस से आते हैं, अनरजिस्टर्ड। अब भाई अनरजिस्टर्ड वाले में क्या होता है, क्वालिटी कंप्रोमाइज हो सकती है, ठीक है, और इनका प्रॉपर रेगुलेशन नहीं होता है, तो कंज्यूमर्स के बीच कंफ्यूजन रहता है, और साथ के साथ ये हमारे एक्सपोर्ट्स को भी हैम्पर करता है, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो भाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही तो कोई मंगाएगा। तो अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं देंगे और वहाँ क्वालिटी चेक हुआ, पता चला कि भाई इसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो फिर वो रिजेक्ट कर देंगे, यही होता भी है। एज वेल एज हाई मार्केटिंग एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, लो इंश्योरेंस कवर, आप देख लीजिए
ओनली 15.47% ऑफ एनिमल्स आर अंडर इंश्योरेंस कवर, बहुत ही कम है। तो अगर एनिमल्स का नुकसान हो जाता है, लाइव स्टॉक का नुकसान हो जाता है, तो जो आपके एनिमल रेयरर्स हैं उनके इकोनॉमिक लॉसेस हो जाते हैं। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ फॉडर, जो रॉ मटेरियल्स इनको खिलाया जाता है, along with inadequate attention towards extension services and greenhouse gas emissions, यानी कि जितना ज़्यादा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन रहता है उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनसे मिथेन इमिशन होता है। ठीक है, तो लाइव स्टॉक सेक्टर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये भी पॉइंट याद रखना है। तो इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं फॉर इंडिया लाइव स्टॉक सेक्टर, तो एक तो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ध्यान रखना है, जो इंडिजिनियस ब्रिड्स के कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन भी है। एक्सटेंशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, ये अच्छे से याद रखना है, टू द एनिमल रियरिंग सेक्टर्स, यानी कि जो आपके लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं उनके लिए भी ये किसान क्रेडिट कार्ड एक्सटेंड कर दिया गया है, ये फिल्म्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, जैसे आप देख लीजिए फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुसेलिस के अगेंस्ट भी आपका एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड में आप सजेशंस लिखेंगे कि और क्या किए जा सकते हैं, क्या किया जा रहा है। तो एक तो है नेशनल एनिमल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम, कि भाई अगर कोई डिजीज हो रहा है एनिमल्स में तो उसको हम रिपोर्ट करें, रियल टाइम रिपोर्टिंग हो सके, कैमरा से फोटो खींचा, पता चला ये दिक्कतें आ रही है, एनिमल्स को इमेज भेज दिया, एक्सपर्ट ने एनालिसिस किया, बोला ये बीमारी है, ये दवा दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल वेटरनरी सर्विसेज, ताकि जिस जगहों पर डॉक्टर्स वेटरनरी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो आपके वेटरनरी व्हीकल्स हैं वो वहाँ पर पहुँच के उनकी सर्विसेज दे सकते हैं, वैक्सीनेशन दे सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। वैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है थोड़ा सा आप हमें जरूर बताएं। उसके बाद लाइव स्टॉक बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट किया जा सकता है, जिसमें आपका क्रॉप कल्टीवेशन तो हो ही, साथ के साथ लाइव स्टॉक रियरिंग भी हो, तो इससे प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबिलिटी भी एनहांस होगी। एक्सेस टू मार्केट्स फैसिलिटेट करवाना जरूरी है, नहीं तो इनको इनकी जो मेहनत का प्राइस है, इनकम है, वो नहीं मिल पाएगा। और हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर सकते हैं फॉर द इंटरलिंकेजेज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ताकि विभिन्न कंज्यूमर्स ऑल ओवर इंडिया प्रोडक्ट्स खरीद सके। ओके, उसके बाद इंक्रीज इंश्योरेंस कवरेज, ये तो हमने देखा बहुत ही कम है। उसके बाद एरिया स्पेसिफिक पॉलिसी हम फॉर्मुलेट करें, जैसे रेनफेड एरियाज हैं तो वहाँ पर अलग फोकस एरिया होना चाहिए। तो ऐसे करके ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। तो हमने 2 टॉपिक खत्म किया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया। ये भी एक अच्छा और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये सब आप देख रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ही मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं, और अभी 1-2 आर्टिकल और आएगा जो हम एग्रीकल्चर के ही मुद्दे को डिस्कस करेंगे, जो बताता है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर कितना प्रायोरिटी रखता है एग्जामिनेशन के लिए। अब इतना अगर हमने डिस्कस कर लिया तो ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर आपने सुन लिया है एक एक पॉइंट को अच्छे से, तो आप आंसर कर सकते हैं। बस शर्तें ये है कि आप लिंकेजेस करना जरूर जान जाए। इतने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, एक एक पॉइंट्स को आप दूसरे दूसरे जगह पर, मल्टीपल लोकेशन पर आप यूज कर सकते हैं, जो आपके आंसर राइटिंग को और ज्यादा अच्छा बना देगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। अब सबसे पहला सवाल होता है भाई हॉर्टिकल्चर सेक्टर क्या होता है। जैसे फार्मिंग है, तो फार्मिंग में एक तो ये कि भाई कोई फार्मर्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स उगाते होंगे, कोई फार्मर्स ऐसे होंगे जो फ्रूट्स उगाते होंगे, कोई फार्मर्स ऐसे होंगे जो वेजिटेबल्स उगाते होंगे, कोई फार्मर्स ऐसे हैं जो फूड क्रॉप्स जैसे राइस पैडी ये सब उगाते हैं। तो इन सबको हमने अलग अलग नाम दे दिया है। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो गया आपका जो वेजिटेबल्स उगाते हैं, ठीक है, उनको हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। और वेजिटेबल सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे फार्मर्स को अच्छा इनकम रियलाइज हो जाता है। बस शर्तें ये है कि भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा हो, जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं वेजिटेबल्स या हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस ऑफ इंडिया, उसकी सप्लाई चेन अगर मजबूत रहे, फूड वेस्टेज कम हो, तो फिर इनके इनकम रियलाइज हो सकते हैं।
अब देखिए एक स्कीम जो अप्रूव किया गया कैबिनेट के द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यही है। तो ये जो स्कीम है, इट एम्स टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम फ्रॉम द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, और इसमें वेजिटेबल्स, फ्लोरिकल्चर, मशरूम क्रॉप्स, ये सब आ जाते हैं, और भी बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं। तो उतना ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा सा बेसिक हॉर्टिकल्चर सेक्टर क्या होता है इसके बारे में मैंने इसलिए बताया आपको। और फिर देखिए अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने क्लीन प्लांट प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस किया अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और ये भी हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रोग्रेस और डेवलप करने का दिशा में एक अच्छा कदम है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं क्लीन प्लांट प्रोग्राम क्या है। देखो क्लीन प्लांट प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसका मकसद यही है कि भाई जो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ना, वो हमारा इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, और जो हम इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं सीड्स के लिए, प्लांटिंग मटेरियल्स के लिए, वो कम हो। तो इसका मतलब डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो सीड्स की या फिर अदर प्लांटिंग मटेरियल्स की, और इससे जो मिशन लाइफ का टारगेट है वो बूस्ट अप होगा, वन हेल्थ इस इनिशिएटिव्स का टारगेट भी इम्प्रूव होगा। कौन है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड प्लस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें 3 कोर कंपोनेंट्स है। एक तो ये है कि 9 वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट क्लीन प्लांट सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे, जिसमें पूरा एडवांस फीचर्स होगा, टिश्यू कल्चर्स लैब होंगे, वही मैंने आपको मैक्सर शुरुआत में ही बता दिया। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, लेकिन इतने डिटेल में नहीं जाना है, ओके, बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, क्या इंपॉर्टेंस है क्या है सब। अब देखिए क्या बेनिफिट है ये क्लीन प्लांट प्रोग्राम का। तो फार्मर्स के लिए क्या है कि भाई इनको जो सीड्स मिलेंगे या वाले प्लांटिंग मटेरियल मिलेंगे वो हाई क्वालिटी के होंगे, और इससे क्रॉप यील्ड और इनकम बढ़ सकता है। नर्सरीज के लिए क्या है कि भाई इनको सर्टिफिकेशन अगर मिल जाता है तो इनको अच्छे प्राइसेस मिलेंगे, ओके। और कंज्यूमर्स की बात करें तो इनको सुपीरियर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फ्री फ्रॉम द वायरस एंड अदर इन्फेक्शियस स्पीसीज, और अच्छा टेस्ट, अपीयरेंस और न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी अच्छी मिलेंगी। आजकल क्या होता है हम जो खाते हैं उसमें फर्टिलाइजर कंटेंट क्या पता ज़्यादा है ना, क्योंकि एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स आजकल यूज होते हैं। आप खेत में जाकर देखने तो नहीं गए, ओके, ये सब दिक्कतें हैं। एक्सपोर्ट्स भी अच्छा होगा क्योंकि ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज डाइवर्सिफाई होंगी, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। तो भारत का जो ट्रेड है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ग्लोबल लेवल पर वो बूस्ट अप होगा। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया है। ध्यान ये रखना है कि जो पोमोलॉजी है दैट डील्स विद द फ्रूट कल्टिवेशन, और इसी में आपका एक विटिकल्चर आता है दैट डील्स विद द ग्रेप्स कल्टिवेशन, और एक आता है ओलेरिकल्चर दैट डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लोरिकल्चर दैट डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स, and arboriculture that will deals with the cultivation of trees and shrubs, arbori, ठीक है। आर्बोरियल स्पीसीज किसे कहते हैं थोड़ा सा आप हमें सोचकर जरूर बताएं। तो ये हमने देखा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, स्टेटस ऑफ इंडियाज हॉर्टिकल्चर सेक्टर। क्या कुछ स्टेटस है, क्या है प्रोडक्शन, ये थोड़ा समझ लेना जरूरी है, तभी हम देखेंगे कि भाई कैसे क्या सुधार किया जा सकता है और क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्या कुछ कमी है। तो एक तो ये है कि अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो लगभग जो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, जो टोटल एरिया पर हमारा खेती होता है, 13.1% एरिया पर आपका ये हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन होता है, यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, इन सब का प्रोडक्शन होता है, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अकाउंट फॉर 90% ऑफ इंडियाज टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। ये ध्यान रखना फिल्म्स के लिए। और एग्रीकल्चर ग्रोथ वैल्यू एडिशन में 33% कंट्रीब्यूट करता है, तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, एम्प्लॉयमेंट सिग्निफिकेंस भी है। और ग्लोबल स्टेटस देखें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के मामले में, के प्रोडक्शन के मामले में सेकंड नंबर पर भारत आता है, याद रखना है आपको। पहले नंबर पर चाइना। और अगर हम बात करें FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, FAO, ठीक है। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओनियंस का, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पोटैटोज का। ये दोनों भी याद रखना है, यूपीएससी क्या पता पूछ ले। और एक्सपोर्ट्स के मामले में हम थोड़ा सा पीछे हैं अभी फिलहाल, तो यहाँ पर आप क्या सजेस्ट करेंगे भाई साहब, हमें एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है और इसी के लिए हम ये स्कीम्स ला रहे हैं। आप देखिए 14 नंबर पर है,
तो हम इसको क्या 10th पर नहीं ला सकते, हम 8 पर नहीं ला सकते, इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो सिग्निफिकेंस क्या है, ये सनराइज सेक्टर है, मतलब भविष्य में ये सेक्टर हमें अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकती है, फार्मर्स के इनकम को डबल कर सकती है, फॉरेन करेंसी अर्निंग्स बढ़ा सकती है, रूरल डेवलपमेंट तो करेगी ही, क्योंकि ये सब डायरेक्टली फार्मिंग से रिलेटेड है। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, और भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस लाइक फेवरेबल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है हमारे देश में फॉर कल्टीवेशन ऑफ दीज क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। लेबर फोर्स भी अबंडेंट मात्रा में है, साथ के साथ प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम लगती है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है इन सब क्रॉप्स के लिए। तो ये सब पोटेंशियल है, तो इन पोटेंशियल को रियलाइज करेंगे, हमारा इनकम बढ़ेगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जीडीपी ग्रोथ होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट होगा और ओवरऑल जीडीपी बूस्ट होगा। तो क्या अन्य इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉर दिस सेक्टर, तो एक तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अंतर्गत 2 सब स्कीम्स आते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स। ओके, और ये ध्यान रखना है, ये सब स्कीम्स बस आप नाम भी ध्यान रखेंगे, लिख देंगे मेंस में, अच्छा खासा मार्क्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 100 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स को डेवलप करने का प्रयास किया है। तो एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए क्या किया गया है, ये स्कीम का नाम याद रखेंगे, अभी हमने डिस्कस भी किया, एक्सपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस हमारे देश में है। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम्स की, भाई अगर कोई हॉर्टिकल्चर सेक्टर में कुछ मशीनरी बनाना चाहते हैं, ओके, या फिर कोल्ड स्टोरेज को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैपिटल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये सब जो वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं जल्दी सड़ गल जाते हैं, तो अगर इनका प्रॉपर हैंडलिंग ना हो, इनका रख रखाव ना हो, तो सड़ गल जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा ये हमें इनकम दे सकते हैं, क्योंकि इनका जो मार्केट में डिमांड है वो ज़्यादा भी है और ज़्यादा प्राइस भी हमें देता है ये, इसलिए इनका प्रोटेक्शन जरूरी है। उसके बाद कमर्शियल कल्टिवेशन को प्रमोट किया जा रहा है, उसके लिए आपका क्रॉप्स पर रिसर्च हो रहा है। आप देखिए, 99 वेराइटीज ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वेर नोटिफाइड फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन। लेकिन चैलेंजेज क्या है, एक्सपोर्ट शेयर बहुत ही कम है, अभी हमने देखा, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देते हैं विभिन्न देश लाइक सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। उसके बाद एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उन्होंने हमारे एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाया, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड के रेसिड्यू देखने को मिले। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, नहीं तो हमारा एक्सपोर्ट वैसे ही कम है और कम हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट लाइक कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, ये सभी कमी होने के कारण हमारे प्रोडक्ट्स वेस्ट ज़्यादा हो जाते हैं। और अब देखिए, कोल्ड स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपका इनइक्विटेबल है, सिर्फ 4 राज्यों में 59% ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है, जैसे उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात और पंजाब, यहाँ पर 59% स्टोरेज कैपेसिटी है 4 स्टेट में ही सिर्फ, बाकी जो 24 है, आप समझिए कितना ज़्यादा इनइक्विटेबिलिटी है। उसके बाद स्मॉल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स, ये तो हम बहुत बार डिस्कस किए हैं, जिसके कारण ब्रॉडर लेवल पर खेती नहीं हो पाती है, पैदावार नहीं हो पाता है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट नहीं हो पाती है, ये सब चैलेंजेज है। अन्य चैलेंजेज में आप देख सकते हैं, पेस्ट एंड डिजीजेज अटैक कर देती हैं, फार्मर्स इंश्योरेंस सुविधा है लेकिन ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं हो है फार्मर्स को लिए। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं मिल पाता है फार्मर्स को, पता चला कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब मांगते हैं, कोलेट्रल मांगते हैं, तो ये सब नहीं होने के कारण फार्मर्स को लोन नहीं मिलता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग करिए फार्मर्स की, प्रोसेसर की और एक्सपोर्टर की। एक्सपोर्टर की क्या है कि भाई क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी चेकिंग अच्छे से हो तब आप एक्सपोर्ट करें। वैल्यू चेन इफिशिएंसी बढ़ाइए, अच्छे करिए, प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, बेटर रोड्स, रेलवे, इन सब पर खर्च करिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म स्मूथ हो और ये प्रोडक्ट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, एक देश से दूसरे देश अच्छे से जा सके। उसके बाद इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू एडेड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप इन द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, और फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाना चाहिए, चाहे प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो, हाइड्रोपोनिक्स हो, टिश्यू कल्चर हो। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में आप हमें जरूर बताएं। उसके बाद डेवलप एंड प्रमोट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रैक्टिसेस, ताकि क्लाइमेट अटैक हो जाए, है ना, एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो जाए तो भी हमारा क्रॉस बचा रहे। तो ये होता है आपका क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्योंकि भाई क्लाइमेट चेंज भी एक सच्चाई है ना, तो इसको भी ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। तो ये हमने दूसरा आर्टिकल डिस्कस किया। अब चलते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ, जो है हमारा नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम। ओके,
तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब 2 आर्टिकल और बचा है, आसानी से इसको समझ कर आगे बढ़ेंगे ताकि किसी भी प्रकार का डाउट ना हो, आप इंटरलिंक करना सीख जाएं और आप अच्छे स्कोर कर सके अपने मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जहां पर क्रॉप्स का कल्टीवेशन होगा वहां पर तो पेस्ट आएंगी ही। तो जो पेस्ट होता है ना, वो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है, क्रॉप्स के फल को खा जाता है, फूल को खा जाता है, उसको ग्रो होने नहीं देता है, पत्ते में बीमारियां लग जाती है, तो फार्मर्स को काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए पेस्ट को खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते हैं। लेकिन एक बात निकल कर ये आ रही है कि भाई अगर हम सारे के सारे पेस्ट को खत्म करने लग जाएंगे तो एक समय ऐसा भी तो आ सकता है कि पॉलिनेशन कौन करवाएगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फिर फल उगेंगे कैसे? क्योंकि सारे क्रॉप्स सेल्फ पॉलिनेटिंग तो नहीं होते, जो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं क्रॉप्स, तो भाई उनके लिए पॉलन ग्रेन्स जरूरी है और वो लाते हैं इंसेक्ट सब। इसीलिए यहाँ पर कंसेप्ट आता है पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम और आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कि भाई पेस्ट को ठीक है हम किल तो करेंगे लेकिन उतने लेवल तक ही किल करेंगे जितने लेवल तक हम अपना जो इकोनॉमिक कॉस्ट है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े, है ना। तो ये होता है आपका पेस्ट मैनेजमेंट। हालांकि ये जो टॉपिक है आपका उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ये, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इन सब को हम डिस्कस करेंगे, आप चिंता ना करें। कंटेक्स्ट क्या है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम लॉन्च किया है, जो क्या करेगा, फार्मर्स को कनेक्ट करेगा इंटरनेट के द्वारा विद द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स, कि भाई अगर उनके फील्ड पर कोई पेस्ट अटैक हो गया है तो वो कैसे हैंडल करेंगे, उसे कौन सा केमिकल्स का छिड़काव करेंगे, कब करेंगे, कितनी क्वांटिटी में करेंगे, तो ये फार्मर्स को सलाह मशवरा देंगे, है ना। तो आप देखिए इससे होगा क्या कि जो डिपेंडेंसी है फार्मर्स की ऑन द पेस्टिसाइड रिटेलर्स की, वो पेस्टिसाइड रिटेलर्स के पास जाते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं, पेस्टिसाइड रिटेलर्स उन्हें पेस्टिसाइड दे देते हैं। अब वो हो सकता है भाई क्रॉप्स को भी हार्म पहुंचाए, हो सकता है कि एक्सेसिव पेस्ट किलिंग हो जाए, तो इससे आपका इकोसिस्टम को भी नुकसान हो सकता है। तो एक तो ये आपका डिपेंडेंस कम होगा, साथ के साथ साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होंगी फार्मर्स के बीच टुवर्ड्स द पेस्ट मैनेजमेंट। कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है, बहुत सारी एजेंसी है, याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ फीचर्स हैं इस इनिशिएटिव के, तो एक तो ये है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जिसके माध्यम से फार्मर्स को टाइमली और प्रिसाइज एडवाइस पेस्ट मैनेजमेंट के लिए मिलेगा। उसके बाद मोबाइल ऐप्स एंड वेब पोर्टल्स भी इसके अंतर्गत डेवलप किए जा रहे हैं, जिसके तहत फार्मर्स जो है वो फोटो लेंगे, खींचेंगे, उसके बाद पोर्टल या ऐप पर सबमिट कर देंगे और फिर उधर से रिप्लाई आएगा कि आप ये करिए ये करिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चीज़ है, यहाँ पर फार्मर्स की डिजिटल लिटरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है तो ये सब सुविधाएं फार्मर्स नहीं उठा पाएंगे। और इसमें फिर क्या दिक्कत आएगी, हैव एंड हैव नॉट, जिनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, नॉलेज है, तो वो तो चलो फायदा उठा के उनका इनकम सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं है वो पीछे ही रह जाएंगे, है ना। फिर देखिए एक एक्सपर्ट्स है जो एडवाइस देंगे फार्मर्स को, एक्यूरेट सजेशन कि कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, तो इसमें क्या है, इको फ्रेंडली अप्रोच, वही मैंने आपको बताया था, इको फ्रेंडली अप्रोच। क्यों? क्योंकि हम इसमें पेस्ट के पॉपुलेशन को किल करते हैं, लेकिन साथ के साथ हम एक मिनिमम थ्रेशोल्ड पेस्ट का पॉपुलेशन जरूर रखने का प्रयास करते हैं, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट है वो गहरा ना पड़े, और साथ के साथ हमारा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, उस पर भी ज़्यादा गहरा प्रभाव ना पड़े। ओके, तो दोनों के बीच बैलेंस किया जाता है।
तो कैसे, अल्टरनेट पेस्ट कंट्रोल मेथड्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, ओके, लाइक बायो पेस्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑफ प्लांट ऑरिजिन। तो क्या कंपोनेंट है इसके, तो एक है कल्चरल पेस्ट कंट्रोल, लाइक क्रॉप रोटेशन के माध्यम से हम पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। उसके बाद है फिजिकल और मैकेनिकल कंट्रोल, जैसे हम पेस्ट को, इंसेक्ट्स को हाथ से पकड़ के रिमूव कर सकते हैं, हालांकि बड़ा ही टीडियस टास्क होगा ये, है ना। उसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैसे जो पेस्ट के नेचुरल इनेमीज है, जो दुश्मन है, जैसे इंसेक्ट प्रेडेटर्स हो गए, पैरासाइटोइड्स हो गए, तो इनको हम छोड़ दें फील्ड में, तो ये पेस्ट को खा जाएंगे, साथ के साथ हमारे क्रॉप्स को नुकसान नहीं होगा। फिर एक केमिकल कंट्रोल्स की, अगर सारा ऑप्शन हमने अपना दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज करें, ठीक है, और उतना ही हम यूज करें जितना हमारा इकोनॉमिक लॉस ना हो। अब ऐसा नहीं कि सारे ही पेस्ट को मारने के पीछे पड़ गए। तो सिग्निफिकेंस क्या है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, तो क्रॉप यील्ड लॉस को कम करेगा, क्योंकि पेस्ट क्या है, क्रॉप्स को खा जाते हैं। उसके बाद क्या, इनकम लेवल्स ऑफ द फार्मर्स वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आप देखते हैं अच्छे टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन के माध्यम से सलाह मिल जाएगा फार्मर्स को, और साथ के साथ हाई क्वालिटी क्रॉप्स बेटर प्राइस मार्केट में देती है। उसके बाद एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज के पर कंट्रोल लगाया जाएगा, ये हमने आपको बताया। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स होगा, क्योंकि अगर हम लिमिटेड पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं या फिर हम पूरे पेस्ट को नहीं मारते हैं, उतना ही मारते हैं जिससे हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट मिनिमाइज हो सके, इकोनॉमिक कॉस्ट मिनिमाइज हो सके, तो इससे होगा क्या कि पेस्ट मैनेजमेंट होगा तो इकोसिस्टम सर्विसेज इनहेंस होगी, पॉलिनेशन बना रहेगा, हेल्दी सॉइल होगा, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज रहेगी, एज वेल एज कंजर्व एनर्जी एंड रिड्यूस एमिशंस, क्योंकि जो बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो आपके एनिमल्स, प्लांट्स या फिर नेचुरल ऑरिजिन से ही आते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई चिंताएं क्या है, कंसर्न्स क्या है। कंसर्न्स ये कि शुरुआत में हो सकता है यील्ड बढ़े ना कम हो जाए, क्योंकि अब हम पेस्ट को पूरा तो खत्म नहीं कर रहे हैं, तो जो बच गया वो डैमेज कर सकते हैं क्रॉप्स को, तो फार्मर्स इंसेंटिवाइज नहीं महसूस करेंगे, उनको लगेगा भाई तो दिक्कत हो गया, है ना, तो ये दिक्कत है। फिर इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, फिर मॉनिटरिंग एंड डाटा की भी कमी होती है कि भाई रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा है पेस्ट पॉपुलेशन का, डाटा कलेक्शन का, कभी डाटा आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद पेस्ट रिसर्जेंस भी हो सकता है कि अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया सही से तो फिर ये पेस्ट दोबारा से अटैक कर सकती है और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ कर सकती है। वेदर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं पेस्ट मैनेजमेंट को। स्टेप्स क्या लिया गया है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है। उसके बाद ये इनिशिएटिव है ICAR-NCIPM, लेकिन इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव के नाम लिखने की जरूरत नहीं, एक दो आप याद रखिए ना, बस काफी है। फिर आप देखिए स्कीम स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडरेशन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, ओके। तो इस स्कीम में क्या फोकस एरिया है कि भाई पेस्ट या डिजीज मॉनिटरिंग होगा, प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स जो पेस्ट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। वे फॉरवर्ड में क्या है भाई, गवर्नमेंट के तरफ से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, रिसर्चर्स की तरफ से कोलैबोरेटिव एफर्ट करने की जरूरत है, ताकि फार्मर्स को एजुकेशन, ट्रेनिंग, सपोर्ट दे सके और फार्मर्स इन सब इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सके। उसके बाद देखिए इन्वेस्ट इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर वाइडर एडॉप्शन ऑफ दिस सिस्टम। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस क्या है फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्रिस्पर, ये जो आपका जीन एडिटिंग टूल है ना, इसके माध्यम से भी हम पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक जीन ड्राइव। तो जीन ड्राइव में क्या होता है, स्पेसिफिक जीन जो हमारा डीएनए, उसके अंतर्गत जो जीन होता है ना, मतलब ये हम अपने डीएनए की बात कर रहे हैं, ओवरऑल डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, डीएनए है उसके अंदर जीन होता है। तो जीन ड्राइव में क्या होता है, स्पेसिफिक जीन को काफी तेजी से फैलाने की मैकेनिज्म इंसर्ट की जाती है, ताकि एक पार्टिकुलर जीन तेजी से फैल जाए इन द पॉपुलेशन। उसके बाद है वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी सिस्टम। उसके बाद सेंसर बेस्ड ट्रैप्स की भाई सेंसर के आधार पर पेस्ट को ट्रैप कर लो। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, सो दैट प्रिसाइज स्पेशल मैपिंग हो सके
अगर किसी लोकेशन पर पेस्ट का प्रकोप ज़्यादा है तो मैपिंग के माध्यम से हम उसको एनालाइज करें, फिर उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर ड्रोन्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड सेंसर्स, वही सब बातें हो गई। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया अच्छे से, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ, वो है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल आर्टिकल नहीं है, कंसेप्चुअल तो है नहीं, कंसेप्चुअल हमने आपको बता दिया और उम्मीद करते हैं एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होती आ रही होगी। तो जो हमारा अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नाम से ही पता चल रहा है, मुद्रा मतलब मॉनेटरी लोन्स से रिलेटेड स्कीम है आपके एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो मध्यम एंटरप्रेन्योर्स है, एमएसएमई जिसको कहते हैं, उनके लिए स्कीम है। अब थोड़ा सा आप समझिए कि इस प्रकार के स्कीम्स को लाने की जरूरत क्यों पड़ती है। हमारे देश में फॉर्मल कंपनीज काफी कम है जो प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं कंपनी लॉज के तहत और प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस का पालन करते हैं। ठीक है, उसकी संख्या बहुत कम है। तो बाकी जो संख्या इनफॉर्मल्स है, अब भाई इनफॉर्मल्स है लेकिन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि इनको अगर लोन चाहिए तो लोन नहीं मिलेगा या फिर हायर इंटरेस्ट पर मिलेगा, क्योंकि बैंक्स लोन देते हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रॉपर क्रेडिट हिस्ट्री होती है, वो सब होता है। तो बड़े बड़े कंपनीज को तो लोन मिल जाते हैं लेकिन इन्हें नहीं मिलते हैं, कभी कभी इनके पास कोलेट्रल की कमी होती है। ठीक है, तो इसलिए ग्रो नहीं कर पाते हैं, ये बौने रह जाते हैं। बौना का इंग्लिश मतलब क्या होता है? ड्वार्फ। हाँ, ड्वार्फ रह जाते हैं ये। तो ड्वार्फ रह जाना एक अच्छे इकोनॉमी का कल्चर नहीं, इसलिए ये जरूरी है कि भले इनको पैसे की जरूरत है तो वो पैसे हम प्रोवाइड करें, ताकि ये अपना दिमाग लगाए, क्रिएटिविटी लगाए, इनोवेशन लगाकर अपने स्टार्टअप्स को, अपने इंडस्ट्री को लोकलाइज से नेशनलाइज के लेवल पर लेके जाए और उसके बाद इंटरनेशनलाइज लेवल पर लेके जाए, है कि नहीं है? तो इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया, क्योंकि इसको समझ जाने के बाद फिर आप स्कीम को समझ सकते हैं कि क्या मकसद होता है स्कीम का। तो पीएम मुद्रा स्कीम फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 2015 में इसे अनाउंस किया गया था टू एक्सटेंड अफोर्डेबल क्रेडिट टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, जिसको हम एमएसएमई कहते हैं। ठीक है, तो जो जिनको लोन नहीं मिल पाता है उनको लोन मिले और एमएसएमई को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए, नहीं तो ये मनी लेंडर सब पर डिपेंड होते हैं, है ना, इनफॉर्मल क्रेडिट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड होते हैं जो हायर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और बेचारे को चुकाने में भी दिक्कत होती है। क्या की फीचर्स है? तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सेक्टर में ये जो फंड आ रहा है कंप्लीटली यूनियन गवर्नमेंट ही बॉन्ड करने के, स्टेट गवर्नमेंट को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और लोन जो है वेरियस इंस्टीट्यूशन की तरफ से दिया जा सकता है, जिसको हम मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्टेट ऑपरेटेड कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे। ओके, और जो मुद्रा है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये बेसिकली मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को लोन देते हैं। अब देखिए ये क्या होता है रिफाइनेंसिंग, मतलब ये मुद्रा है, इसने एमएलआईज को पैसे दिए और एमएलआई जो है वो जनता को पैसे देंगे, एमएसएमईज को पैसे देंगे। डायरेक्टली ये मुद्रा जनता को पैसे नहीं देते, इसलिए रिफाइनेंसिंग एजेंसी कहते हैं मुद्रा को हम। ठीक है, आप देख सकते हैं मुद्रा डज नॉट लैंड डायरेक्टली टू द माइक्रो एंटरप्राइजेज और द इंडिविजुअल्स। एंड जो एलिजिबल बोरोवर्स है वो कौन है? जैसे नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेगमेंट कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटी कंसर्न्स, ये सब आपके एलिजिबल बोरोवर्स हैं। और क्रेडिट गारंटी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर ये पे ना करेंगे तो हम पे कर देंगे। तो ये कुछ वेरियस फीचर्स हैं स्कीम के। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर मुद्रा लोन लेना है तो ना तो कोई प्रोसेसिंग चार्जेस देनी पड़ती है, ना कोलेट्रल जमा करना पड़ता है, इसलिए तो इन्हें लोन मिल सकते हैं। और लोन मिल गए तो ये अपना लोन का पैसा इस्तेमाल करके स्टार्टअप्स को मजबूत कर सकते हैं, फॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मुद्रा कार्ड भी दिया जाता है विच इज ए डेबिट कार्ड इश्यूड अगेंस्ट द मुद्रा लोन अकाउंट। ओके, और इसमें 3 प्रकार के लोन आते हैं। किशोर, जो कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है,
फैक्चुअल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लोन अप टू 50,000 वो शिशु में आते हैं। फिर किशोर लोन आता है, तरुण लोन आता है। बस ध्यान रखना है कि शिशु, किशोर, तरुण इज रिलेटेड टू व्हाट, तो मुद्रा योजना। क्या कुछ की अचीवमेंट्स हुआ है जो इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है? तो एक तो ये है कि भाई एमएसएमई को जो क्रेडिट सपोर्ट है वो बढ़ा है वाया दिस स्कीम। आप देखिए अबाउट 35 करोड़ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज अकाउंट्स ओपन किए गए, लोन डिस्पर्स किया गया और लगभग 18.39 लाख करोड़ का क्रेडिट सपोर्ट अभी तक दिया गया है सिंस द लॉन्च ऑफ द स्कीम। तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा है ये योजना और इसने कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर्स को एम्पावर करने में, लोकल से नेशनल की तरफ ले जाने में कंट्रीब्यूट किया होगा। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन भी, जो लोन लिया गया इसमें सबसे ज़्यादा शेयर जो है महिलाओं का रहा है। 71.4% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स जो अभी हमने देखा वो महिलाओं का है। इसका मतलब महिलाओं ने या महिलाओं के नाम पर ज़्यादा लोन इश्यू किए गए हैं। ओके, उसके बाद देखिए इनकरेजेज स्मॉल बिजनेसेस like people belonging to SC, ST, OBC have more number of शिशु loans। एंड उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं ये डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर भी लोन की सुविधा एक्सटेंड की गई है और यहाँ पर के जो लोग हैं जो आपके एमएसएमई हैं उन्होंने भी लोन का फ़ायदा उठा के अपने स्टार्टअप्स को, इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेज हैं जो इस रिपोर्ट में हाईलाइट की गई है? तो एक तो रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन का मतलब ये हुआ कि भाई हमारा जो भारत देश है इसमें कुछ ही लोकेशंस या स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मुद्रा लोन सैंक्शन हुए हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उनको ज़्यादा लोन सैंक्शन नहीं हुए और इस रीजन में तो और ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है आपके क्रेडिट अवेलेबिलिटी का। उसके बाद है राइजिंग एनपीए, मतलब जो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो भी बढ़ सकती हैं क्योंकि अब कोलेटरल फ्री होता है। तो ऐसे में जो आपके बोरोवर्स होंगे हो सकता है वो लोन ना पे करे, डिफॉल्ट कर जाए, तो एनपीए बढ़ सकते हैं। और फिलहाल अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एनपीए काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। और किशोर अकाउंट्स के तहत जो लोन लिया गया अंडर द मुद्रा स्कीम इसमें हाईएस्ट एनपीए है और शिशु अकाउंट्स के अंतर्गत लोवेस्ट एनपीए है। और क्या है इश्यूज इन दिस स्कीम डिज़ाइन? स्कीम्स के डिज़ाइन में ही दिक्कतें, जैसे हाई रिफाइनेंसिंग रेट्स होता है, सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकती है ड्यू टू द लैक ऑफ कोलेटरल्स। ओके, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में भी कमी है, जैसे सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस के कमी होने के कारण सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पाती है। पुअर क्रेडिट पेनिट्रेशन टू द वीकर सेक्शंस एंड द डेफिशिएंट एरियाज एंड डिजिटाइज प्लेटफॉर्म की कमी है टू एड्रेस द क्वेरीज और द इश्यूज रिलेटेड टू दिस स्कीम। और क्या अन्य इश्यू है? तो एक तो इम्प्लीमेंटेशन इश्यू आ जाती है। ये तो जनरली कोई भी अगर गवर्नमेंट स्कीम रहेगा तो इम्प्लीमेंटेशन इश्यू आती ही है। उसके साथ साथ पुअर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन स्कीम्स होगा। उसके बाद अन्य क्या फैक्टर्स है दैट लिमिट द एक्सेस ऑफ मुद्रा लोन, लाइक लॉन्ग लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम। हमने अप्लाई किया, आज पता चला 4 महीने के बाद लोन मिलेगा, भाई क्या फ़ायदा अगर उस समय लेट से कि मार्केट कोई अगर फेस्टिवल आ रहा है और मार्केट है, कोई फेस्टिवल्स आ रहा है और पता चला कि उस समय लोन नहीं अप्रूवल हुआ, तो क्या फ़ायदा फिर। उसके बाद देखिए लैक ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री एंड डिफ़िकल्टी इन प्रोवाइडिंग गारंटी, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए वे फॉरवर्ड की बात करें, क्या कुछ किया जाना चाहिए? एक तो है कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेडियो, पोस्टर्स, तो इन सब के माध्यम से इस स्कीम्स के बारे में, योजना के बारे में बताएं। उसके साथ साथ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स एंड गूगल एडवर्टीजमेंट्स। उसके बाद जो लैंडिंग प्रोसेस है उसको डिजिटलाइजेशन कर दे तो और बढ़िया है, ताकि जो लोन अप्रूवल प्रोसेस है उसमें टाइमिंग कम लगे और तेज़ी से अप्रूवल हो। उसके बाद देखिए डिजिटल पोर्टल इनेबलिंग रियल टाइम अपलोड ऑफ बेनिफिशियरी डाटा,
कि जो बेनिफिशियरी डाटा है उसको हम अपलोड करें, ताकि पता चले कि भाई कितने को मिला है, किस कैटेगरी में मिला है। उसके बाद फीडबैक या रिड्रेसल पोर्टल होना चाहिए, चैटबॉट होना चाहिए टू एड्रेस द बेनिफिशियरी इश्यूज। उसके बाद रिकॉग्निशन मैकेनिज्म टू इंसेंटिवाइज वेल परफॉर्मिंग मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो हमने अभी MLI के बारे में डिस्कस किया था। तो भाई जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोन अच्छे दे रहे हैं, रिकवरी उनकी अच्छी है, तो उनको और ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए और अवार्ड्स भी दिए जा सकते हैं। कुछ सक्सेस स्टोरीज है एंड केस स्टडी जो यूज कर सकते हैं आप इस सेक्टर्स के लिए, जैसे मुद्रा डे यूको बैंक सेलिब्रेट करता है हर एक माह टू प्रमोट इम्प्रूव अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी वाया कैंपेनिंग। तो ये कैंपेनिंग अगर विभिन्न बैंक यूज करे तो कम से कम जो MSME है वो आकर्षित होंगे, अवेयर होंगे और वो लोन ले सकते हैं। तो इससे आपका जो एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो स्टेट्स है जहाँ पर MSME है, तो इन पैसों की मदद से, इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की मदद से वो अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा सकते हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। अब जो बचा है 3 आर्टिकल इकोनॉमिक के, वो हम अगले दिन डिस्कस करेंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा इनिशिएटिव्स अच्छा लगा होगा। बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था फ़ोन कॉल, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस एंड नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। एंड उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, और अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा इनिशिएटिव तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे सब्सक्रिप्शंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन। और टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू वेरी मच।